जब आप बैंक से लोन लेते हैं और बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके घर की नीलामी करके अपने पैसे वापस ले लेता है। लेकिन क्या बात है कि जब कॉरपोरेट घराने के लोग बैंक के हजारों हजार करोड़ डकार के बैठ जाते हैं और बैंक कुछ नहीं बोलता, बैंक चुप रहता है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे, यानी एनपीए पे चर्चा करेंगे, यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां होती क्या है। बच्चों, जब बैंक आपको लोन देता है तो एक मुश्त एक अमाउंट दे देता है। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया, बैंक ने आपको 10 लाख दे दिया। आपने 1 करोड़ का लोन लिया, बैंक ने आपको 1 करोड़ दे दिया और वो पैसा अपना वापस लेता है मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। उस मंथली इंस्टॉलमेंट में मूलधन एंड ब्याज दोनों होता है, जिसे हम ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं, यानी ईएमआई के नाम से जानते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। यदि कोई उधारकर्ता, यदि कोई लोन लेने वाला लगातार 3 ईएमआई नहीं दे पाता है, तब बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में नाम दे देता है। कई बार आपने लोन लिया होगा या फिर आपके घर वालों ने भी लोन लिया होगा, तो बैंक का फोन आता है कि सर ये ईएमआई जरूर पे कर दीजिए, नहीं तो आपका लोन, आपका खाता, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए का मतलब यही होता है कि बैंक के नजर में जो हमने लोन दिया, जो हमारा ये एसेट्स है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे बैंक को कोई कमाई नहीं हो रही है। इसे ही आप एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। यानी 3 ईएमआई बाउंस होता है। 3 ईएमआई जब बाउंस होता है, ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, नहीं पे होता है तो ये क्या होता है? ये होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर है? यहां तक तो आपको क्लियर है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। अब आगे देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है ना, वो उसको बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई लोन 12 महीने तक एनपीए रहा, ध्यान से सुनिएगा, 3 ईएमआई बाउंस हो गई, वो एनपीए हो गया। अब वो अगले 12 महीने तक उसमें कुछ भी पेमेंट नहीं आया, उधारकर्ता या फिर लोन लेने वाले ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो अब उसे हम या बैंक वाले सब स्टैंडर्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। क्या है इसका मतलब बच्चों? सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब है कि 12 मंथ तक, 12 मंथ तक एनपीए को सब स्टैंडर्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। 12 महीने तक वो एनपीए रहा, तब उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब दूसरा जो है डिफॉल्ट एसेट्स, सॉरी डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, अब इसको देखिए, ये डाउटफुल एसेट्स क्या है? इसका मतलब है कि 12 महीने तक ये
ये क्या रहा? सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहा। तब इसे आप डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 महीने तक, ये देखिए 12 मंथ तक, 12 मंथ तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहा। क्या रहा बच्चों? सब स्टैंडर्ड एसेट रहा। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट रहा। 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स रहा। तब ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डाउटफुल एसेट्स। पहला क्या था? सब स्टैंडर्ड एसेट्स, 12 महीने तक एनपीए, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं आया। उसके बाद 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहा, तब उसे हम डाउटफुल एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहा तो इसे आप डाउटफुल एसेट्स के रूप में जानते हैं। एंड द लास्ट है, उसे आप लॉस्ट एसेट्स के नाम से जानते हैं। लॉस एसेट्स मतलब कि रिकवरी के कोई चांस नहीं है, या फिर रिकवरी के बहुत कम चांसेस हैं। रिकवरी के बहुत, जब बैंक को लगने लगता है कि यार ये जो हमने लोन दिया था अब रिकवर नहीं हो सकता है, वो आदमी भाग गया या घर छोड़ के भाग गया या कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है, तब उसे लॉस एसेट कहते हैं। यानी रिकवरी के चांसेस लगभग ना के बराबर होता है। रिकवरी के चांसेस, रिकवरी के चांसेस, चांसेस लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। तो एनपीए को आप 3 टाइप्स में या 3 प्रकार में आप बांट सकते हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस्ट एसेट्स। ये क्लियर है बच्चों? अब आगे देखिए और क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे एनपीए के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एनपीए का सबसे बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जब डिले होता है, डिले के वजह से कॉस्ट बढ़ता है, कंपनी घाटे में चली जाती है और फिर वो ईएमआई नहीं पे कर पाती है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से मान लेते हैं कि कोई कंपनी या कोई ठेकेदार 500 करोड़ का लोन ले लिया और वो एक रोड बना रहा है या एक ब्रिज बना रहा है। लोन तो उसका सैंक्शन हो गया। लोन सैंक्शन होने के बाद हो सकता है कि जिस रास्ते से वो रोड या एक्सप्रेसवे जा रहा है वहां पे लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ गई, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा है उस एरिया के किसान अपना जमीन देना नहीं चाहते हैं, उसके वजह से वो रोड डिले हो गया। जब रोड डिले हो गया तो आप जानते हैं हर रोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, लेबर बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ती हैं, अलकतरा की प्राइसेस बढ़ती हैं, मजदूरी बढ़ता है, हर रोज बढ़ता है। लेकिन उसने ठेका किस पे लिया था? करंट वेज रेट पे लिया था, करंट प्राइसेस पे उसने ठेका लिया था। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिले हुआ तो उसका कॉस्ट बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा तो घाटा लगा, घाटा लगने से अब वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है और इसके वजह से वो उसका जो लोन है वो एनपीए हो गया। यानी आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, यहां पे आधारभूत संरचना प्रोजेक्ट में देरी ये सबसे बड़ा कारण है एनपीए का। यहां पे आप देख सकते हैं कि जब ये डिले होगा, जब ये डिले होगा तो क्या बढ़ेगा बच्चों? कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ने से घाटा लगेगा, घाटा लगेगा, घाटा लगने से ईएमआई बाउंस हो सकता है, ईएमआई बाउंस होगा, ईएमआई बाउंस होगा और फिर
जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। क्लियर है? अब जो दूसरा है वो भी यही है ऑलमोस्ट, जिसको आप कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कहते हैं बच्चों। सेम चीज है, आधारभूत संरचना में के प्रोजेक्ट में देरी, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट वही सेम चीज। यानी कॉर्पोरेट कंपनियां कई बार डिले होता है उनके प्रोजेक्ट में, वो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर वो घाटे में चली जाती हैं, फिर वो लोन नहीं दे पाती हैं, ईएमआई नहीं दे पाती हैं, एनपीए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुअर क्रेडिट अप्रेजल, ये थोड़ा ज्यादा ही है इंडिया में। कई बार बैंक के मैनेजर के साथ साठगांठ करके, बैंक के हायर ऑफिशियल के साथ साठगांठ करके उन आदमी को भी, उस कंपनी को भी लोन दे दिया जाता है जिसका क्रेडिट वर्दनेस ठीक नहीं है, वो डिफॉल्टर है फिर भी उसको लोन दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिस काम के लिए उसने लोन लिया वो काम किया नहीं, वो लूट करके भाग गया। मान लेते हैं उसने किस काम, कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन लिया, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लिया और उस फैक्ट्री को घाटे में दिखा दिया और उसने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। फिर उसी पैसे से जाकर के दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। तो कई बार बैंक के कर्मचारियों, बैंक के ऑफिसर से मिलकर के जिसकी क्रेडिट वर्दनेस खराब है, जिसका क्या कहते हैं क्रेडिट स्कोर कम है, उसको भी लोन दे दिया जाता है और वो खाता, वो लोन एनपीए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो मुझे लगता है एवरग्रीन ऑफ लोन, ये क्या है बच्चों, आपको पता है? एवरग्रीन ऑफ लोन, जब कई बार क्या होता है, पुराने लोन को चुकाने के लिए बैंक नया लोन देता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे एक लोन ले लिया, हम उसको लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं, उस लोन को वापस देने के लिए हमने नया लोन ले लिया, फिर इस लोन को भी वापस नहीं किया और फिर दूसरा लोन लिया, इस तरीके से बढ़ते जाता है और फाइनली या तो आदमी भाग जाता है या मर जाता है या कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है या सॉल्वेंसी उसको घोषित कर दिया जाता है कि कंपनी बर्बाद हो गई। तो उस केस में भी एनपीए होता है। और सबसे बड़ा कारण कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने लगती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रोजगार कम हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस सब के वजह से आदमी जिन्होंने लोन लिया है या जो कंपनियों ने लोन लिया है उसका ईएमआई वापस पे करने की औकात नहीं रह जाती है और वो कंपनी या फिर वो लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये रीजन है आपके एनपीए के, कि एनपीए का कारण क्या है, एनपीए का रीजन क्या है, क्यों बैंक का लोन जो है वो एनपीए हो जाता है। आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको तो पता ही है कि बहुत जल्द इकोनॉमी जीएस की क्लास में लॉन्च करने जा रहा हूं। पेड कोर्स होगा वो, लेकिन बहुत ही शानदार कोर्स होगा। इसमें से मैं ऐसा यूपीएससी में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा वो। वेट करिए कब मैं उसको अनाउंस कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एनपीए का बैंकों पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई। जब आपने लोन दिया किसी को और लोन वापस नहीं आया तो उसका बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो उसका घाटा लगेगा या फिर प्रॉफिट में कमी हो जाएगी। दूसरी बात, बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैसे, जिसे 500 करोड़ उसके पास है, 100 करोड़ लोन दे दिया, उसने वापस आया नहीं तो क्या करेगा? फिर उसके पास लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके बाद पब्लिक का बैंक पर से भरोसा उठने लगेगा। ये सारी चीजें मैं यहां पे लिख के लाया हूं, आप देख सकते हैं यहां पे कि जब कोई लोन एनपीए हो जाता है
तो बैंक के प्रॉफिट में कमी आ जाती है, बैंक के लाभ में कमी आ जाती है, क्योंकि जिस पे उसने लोन दिया, जितना पैसा लोन दिया, वो ऐसे तो दिया नहीं, क्योंकि उस पे उसको कमाना था। जब वो लोन ही डिफॉल्ट हो गया, जो वो ईएमआई ही नहीं आ रहा है, तो उस पे उसका प्रॉफिट कैसे आएगा? इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, ना मूलधन आ रहा है, ना इंटरेस्ट आ रहा है, ना ब्याज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसे घाटा तो लगेगा ही लगेगा, है ना? ठीक है। या प्रॉफिट में कमी, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कई बार। प्रोविजनिंग का मतलब होता है बैंक कुछ पैसे अलग रखता है कि यदि जो हमने लोन दिया है वो लोन खराब हो गया, एनपीए हो गया, वापस नहीं आया, तो उसकी भरपाई कैसी होगी, उसे आप प्रोविजनिंग कहते हैं। यानी बैंक कुछ पैसे अलग से रखता है कि यदि कोई लोन एनपीए हो गया तो उसको इससे पूर्ति की जाएगी। इसके बाद लोन देने की क्षमता कम हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, यदि कोई लोन एनपीए हो गया या इकोनॉमी में एनपीए लोन ज्यादा एनपीए होता है, तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल सा, एनपीए का इकोनॉमी पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश में कमी होती है। क्योंकि जिसको भी बैंक लोन दे रहा है, ज्यादातर लोग वो पैसे वापस नहीं करते हैं, ज्यादातर लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो अब बैंक बहुत सोच समझ के लोगों को लोन देगा, अपना हाथ टाइट करके लोन देगा, लोन पॉलिसी को बहुत टाइट रखेगा। अब जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उसको भी लोन कम ही मिलेगा। जब लोन कम मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ये देखिए निवेश में कमी होगी, तो आर्थिक वृद्धि भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ेगा, इकोनॉमी का ग्रोथ ज्यादा होता है। लेकिन यदि एनपीए होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो धीमा होना ही होना है, रोजगार में कमी आ जाएगी बच्चों, और बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास हट जाएगा या फिर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है चीज, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं वर्तमान स्थिति क्या है, एनपीए की वर्तमान स्थिति क्या है। बच्चों मैं आपको बताऊं, एनपीए की वर्तमान स्थिति पिछले कुछ दिनों में काफी सुधार हुआ है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए में काफी सुधार हुआ है। 2016-17 या 17-18 की बात करें तो ग्रॉस एनपीए, बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए है वो 11% था, और आज ये लगभग 2.1% के बराबर है। ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का 1.9% है। तो एक पिछले कुछ वर्षों में इसका काफी सुधार हुआ है, यहां पर मैंने इसको लिखा भी हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, काफी सुधार हुआ है। 2017-18 में ग्रॉस एनपीए 11% था और अभी ये 2.15 है। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ये 1.95% है। क्लियर है? आगे अब यहां पे देखना है कि एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेहतर उपाय मैंने यहां पे लिखा है, एसेट्स क्वालिटी रिव्यू 2015 की स्थापना की गई। एसेट्स क्वालिटी रिव्यू, इसमें आरबीआई ने बैंकों की लोन की जांच शुरू की। आरबीआई ने बैंकों के लोन की जांच शुरू की, छिपे हुए एनपीए की पहचान की गई। अब आप कहेंगे कि बैंक क्यों छुपाएंगे अपना एनपीए? छुपाते हैं भाई, बता रहे हैं आपको, छुपाते हैं।
क्योंकि वो अपनी गलती से हजारों हजार करोड़ लोन दे चुके हैं और वो लोन वापस आ नहीं रहा है, और वो लोन वापस आ ही नहीं रहा है, वो पैसे बैंक के वापस आ नहीं रहे हैं। तो सरकार से या फिर आरबीआई से डांट ना पड़े इसलिए उसको छुपाते हैं। इसी को इंप्रूव करने के लिए एक क्यू आर 2015 की स्थापना की गई। एंड इसका क्या उद्देश्य था कि आरबीआई ने बैंक की लोन, उसने कितना लोन दिया, कितना वापस आया, क्या बैंक उसमें प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, सब जांच शुरू की। एंड छिपे हुए एनपीए की पहचान की गई। क्या उद्देश्य था भाई इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बैंकों के बैलेंस शीट को पारदर्शी बनाना। यानी बैंक के मैनेजर या बड़े जनरल मैनेजर अब अपने दोस्तों को लोन दे करके बच नहीं सकते। उन्हीं की जिम्मेवारी होगी कि आप ऐसे आदमी को लोन दीजिए जिससे पैसे वापस आए। ठीक है, बैंक के बैलेंस शीट को पारदर्शी बनाना, वास्तविक एनपीए को सामने लाना कि एक्चुअल में एनपीए है कितना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेप्स लिया गया यहां पे आप देख सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग एक्ट 2016। इसमें क्या किया गया? इसका क्या उद्देश्य था भाई? डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों का समयबद्ध तरीके से समाधान करना कि वो कंपनियां क्यों डिफॉल्ट करती हैं, क्या रीजन है, एक्चुअल में सही रीजन है या फिर वो फ्रॉड कर रहा है, ये समयबद्ध तरीके से इसका समाधान करना। बैंकों को मजबूत अधिकार देना कि भाई आप बैंक अपना लोन किसी भी तरीके से वसूल सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो इनह्यूमन ना हो। मतलब इस तरीके से आप रिकवरी एजेंट या गुंडे नहीं भेज सकते हैं, बट हां लीगल तरीके से आप अपना लोन का रिकवरी करने का अधिकार आपको दिया गया है। इसमें क्या प्रभाव हुआ बच्चों? रिकवरी की प्रक्रिया तेज हुई। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे रिकवरी की प्रक्रिया तेज हुई और प्रोमोटर पे दबाव बढ़ा, जिन्होंने लोन लिया उस पर दबाव बढ़ा कि समय पे हमें लोन पे करना चाहिए। इसके बाद सरफसाई एक्ट 2002 को मजबूत किया गया। सरफसाई एक्ट 2002 को मजबूत किया गया। इसमें बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि बिना न्यायालय की प्रक्रिया के आपके पास यानी बैंकों के पास गिरवी रखी परिसंपत्ति को नीलाम कर सके अपना ऋण वापस ले सकता है, यहां पे किया गया। इसके बाद नेशनल एसेट्स कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई 2021 में। कब बनाई गई बच्चों? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई 2021 में, इसको याद रखिएगा। और इसका काम क्या किया गया? बैंकों से खराब लोन यानी एनपीए खरीद लेना। मान लेते हैं कि मैंने लोन लिया और मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया, एनपीए में चला गया, और बैंक को लगता है कि अब हम इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो वो मान लें कि 2 लाख रुपया मेरे पास ड्यू बच रहा है, तो बैंक ने उसको 50,000 या 60,000 में उस कंपनी को बेच दिया। अब वो कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो कितने में उसको सेटल कर लेता है या रिकवर कर पाता है। तो इसमें नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई। इसको इस तरीके से काम करने का दिया गया कि बैंक अपना एनपीए वाला लोन बेच सकता है और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने तरीके से, मतलब अपने लीगल तरीके से उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों आज का ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। और हाँ, बहुत जल्द इकोनॉमी जीएस की क्लास शुरू कर रहा हूं, आइएगा जरूर आप। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।